अस्सलाम वालेकुम। मुझे एहसास है कि आप में से बहुत ज़्यादा लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं लाहौर हाई कोर्ट का जो लार्जर बेंच का 5 मेंबर बेंच का फ़ैसला आया जिसके बाद हमज़ा शहबाज अब पंजाब के कानूनी तौर पे चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, क्योंकि अभी ऑफिस को वो कल तक होल्ड करेंगे जब एक दफ़ा फिर वहाँ पे रीपोल होगा। तो आप जानना चाहते हैं कि ये जो फ़ैसला आया है इसकी लीगल सेंस क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इम्प्लिकेशंस क्या हैं और इसके बाद पॉलिटिकली क्या होगा उस पंजाब में जहां बाई इलेक्शंस 17 जुलाई को होने वाले हैं। मैं ये सब चीज़ें एक अगले वीलॉग में बहुत डिटेल्ड से आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं बहुत मुख्तसरन उस सेमिनार का हाल बयान करना चाहता हूं जिससे मैं अभी वापस आया हूँ। इस्लामाबाद के मैरियट होटल में इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया जिसका उन्वान था रिजीम चेंज, फॉल आउट फॉर पाकिस्तान और फॉल आउट ऑन पाकिस्तान। इसकी फुटेज भी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से वहाँ बनाई है। यहाँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक तकरीर की, उसके भी मैं आपको मेन पॉइंट्स बताता हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है इस किस्म के सेमिनार्स की जो मैंने अभी अटेंड किया, जो बहुत वाइडली अटेंडेड था, और उससे ज़्यादा बढ़ के इम्पोर्टेंट इसमें बहुत वकला की बहुत बड़ी तादाद में इस्लामाबाद के रावलपिंडी के इसमें आदमी भी थे, इसमें औरतें भी थीं, मतलब ख़वातीन वकला भी थीं, यंग भी थे, ओल्ड भी थे, सीनियर भी थे, जूनियर भी थे। उसके अलावा भी बहुत से लोग थे। खचाखच ये हॉल जो है वो भरा हुआ था और ये बहुत एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन थी। अपर एक मिडिल क्लास की, पढ़े लिखे लोगों की बहुत एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन थी। और इमरान खान साहब जब इसमें बोले तो उन्होंने तो बहुत रेस्ट्रेन किया, उन्होंने बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन लोग जो हैं यहाँ पे बहुत कुछ कह रहे थे। और मैं ये देख रहा था कि लोगों को कम से कम वकला की हद तक जो इस सेमिनार के पार्टिसिपेंट्स थे उन्हें किसी किस्म की कोई गलतफहमी नहीं थी, उन्हें कोई अभाम नहीं था कि पाकिस्तान में क्या हुआ है, इसकी एक्सटर्नल डायमेंशंस क्या हैं, इंटरनल डायमेंशंस क्या हैं, इंटरनली वो कौन लोग हैं जिन्होंने बैरूनी ताकतों के साथ कोऑपरेट किया है। और एक बहुत ही यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग भी थी, अवेयरनेस भी थी और गम और गुस्सा भी था। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बार एसोसिएशंस को रवायती तौर पे, ट्रेडिशनली तौर पे गढ़ समझा गया है PMLN का और नून का, और वहाँ बहुत ज़्यादा उनसे हमदर्दी रही है। बार एसोसिएशंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी इतनी सपोर्ट नहीं रही, नून को ज़्यादा सपोर्ट रही, और तहरीक इंसाफ को भी इतनी नहीं रही। ये नून का गढ़ इनको समझा जाता है। उन्होंने बड़ा इन्वेस्ट किया, उनको बड़ा एंगेज किया, बार एसोसिएशन के इलेक्शंस को उन्होंने बड़ा मैनेज किया, उनको बड़ा सपोर्ट किया। इस वक्त एक बदलता हुआ मूड हमें नज़र आ रहा है कि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन अगर इसको सेमिनार को करती भी है और वहाँ जो सेंटिमेंट्स हैं वकला के, उसमें ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब का और तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो आहिस्ता आहिस्ता सरायत कर गया है, पेनिट्रेट कर गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस इमरान खान साहब से पहले यहाँ कौन कौन लोग बोले? यहाँ सबसे पहले तो शोएब शाहीन साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं, सेक्रेटरी हैं, इलेक्टेड सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के, उन्होंने इमरान खान साहब को वेलकम किया। उन्होंने रजीम चेंज के हवाले से बात की, करप्शन के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने ये फैसला किया है कि नैब के जो कवानीन लाए गए हैं, जो अमेंडमेंट लाई गई हैं और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट को प्रैक्टिकली ख़त्म कर दिया गया है और शायद EVM, इसके हवाले से इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता जो है वो इख्तियार करेगी और उसका दरवाज़ा जाके खटखटाएगी। उसके बाद आपकी जानी पहचानी शख्सियत पाकिस्तान टेलीविज़न के, पाकिस्तानी TV के मशहूर एंकर पर्सन जनाब इमरान खान रियाज़ ने एक बहुत ही फायरी किस्म की उन्होंने स्पीच की। बहुत उसमें गम और गुस्सा था, उसमें बहुत तैश था, उसमें बहुत एंगर था। उन्होंने ये सवाल उठाया कि वो लोग जो हमें बुला बुला के बताते रहे, वीडियोस शेयर करते रहे, फाइलें दिखाते रहे। उन्होंने, मैं चूँकि सामने बैठा हुआ था फ्रंट लेयर के पीछे, उन्होंने मुझे एड्रेस किया, समी इब्राहिम को एड्रेस किया, वहाँ पे जमील फारूकी थे, उन्होंने एड्रेस किया और बहुत से लोगों को एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि हम सब लोगों को जो कुछ पढ़ने के लिए दिया गया, जो फाइलें दी गई, जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए, हमें कहा गया कि फ़लाँ फ़लाँ सियासतदान जो हैं ये कौन से गद्दारी कर रहे हैं, ये बाहर की ताकतों से मिले हुए हैं, इनकी करप्शन की पूरी डिटेल्स जो है हमसे शेयर की गई और हमने सैकड़ों घंटे खर्च किए उन सब चीज़ों को पढ़ने में, एब्जॉर्ब करने में। उसके बाद हमने एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया और हम तो उसी असूली मौक़िफ़ पे खड़े हैं और ये लोग जो हैं इन्होंने सरेंडर कर दिया है, ये पीछे हट गए हैं और अब हमारे ख़िलाफ़ जो है FIRs दर्ज की जा रही हैं। और अफसोस की, शर्म की और बदनसीबी की बात यह है कि हमारे खिलाफ गद्दारी की FIRs दर्ज कर रहे हैं। अब कई FIRs जो हैं, मेरे ख्याल है ऑलमोस्ट 8 या 9 या 10 FIRs जो हैं अब तक इमरान खान रियाज़ के खिलाफ दर्ज की जा चुकी हैं, इसी सेक्शन 505 या जो भी हैं कि आपने अफवाज पाकिस्तान या रियासत जो है उससे आप गद्दारी कर रहे हैं, आपने ये गलत कहा, आपने वो गलत कहा। तो उसकी उन्होंने बड़ी शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा कत्ल की कर दें, किसी और चीज़ की कर दें, चोरी की कर दें, लेकिन कम से कम इतनी शर्म तो करे पुलिस कि इस किस्म की FIR जो है दर्ज ना करे। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि एक दिन पहले लाहौर की पुलिस ने
इमरान खान रियाज के, क्योंकि इमरान खान रियाज को शिकार का बहुत शौक है, तो उसके जो शिकार का असला है, जो बिल्कुल डिफरेंट किस्म के वेपन्स होते हैं, वो कॉन्फिस्केट कर लिए हैं, छीन लिए हैं, और ये कह के बहाना ये बनाया है कि चूँकि ये डिस्प्ले नहीं हो सकते, जो वेपन्स हैं शिकार के, ये पब्लिकली नज़र नहीं आने चाहिए और आपकी कहीं नज़र आए हैं। गो कि पुलिस ने लाइसेंस कैंसिल करते हुए ना तो इमरान खान रियाज को कहीं बुलाया, ना कोई ऐसी फुटेज या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या कोई ऐसी फोटोग्राफिक एविडेंस शेयर की जिसमें उन्होंने ये साबित कर सके पुलिस के विजिबल तरीके से इमरान खान रियाज ने वेपन्स जो हैं ये कहीं डिस्प्ले किए हैं, किसी को डराने की कोशिश की है, या खौफो हरास जो है इस हवाले से मचाया। दूसरी चीज़ जो है, जब वहीं इमरान खान रियाज से मेरी बात भी हुई सेमिनार के शुरू में, उसके बाद भी शुरू में बल्कि, तो मुझे उन्होंने ये भी बताया, जिसका जिक्र वो अपने ट्विटर पे और अपने वीलॉग्स में कर चुके हैं, कि चंद दिन पहले किसी कॉन्विक्ट को एक पुलिस मुकाबले में इमरान खान रियाज के घर करीब किसी ग्राउंड में, बहुत घर के दीवार के करीब उसे मारा गया, और उसको गोलियां डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, टांग वगैरह में मारी गई, ताकि उसकी जो चीखें हैं, उसकी जो सदा है, वो इमरान खान रियाज के घर में और उसके कानों में पहुँचे। सो क्लियरली ये दहशतगर्दी है, ये एक टैक्टिक है। जिस तरह से उन्होंने मुझे इसको डिस्क्राइब किया है, तो ये तो फिर एक रियासती दहशतगर्दी बन जाती है, जिसमें पंजाब पुलिस जो है, क्यों कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस ने ऐसा किया, पंजाब पुलिस एक रियासती दहशतगर्दी करती हमें नज़र आती है, जो एक बड़ा ही डेंजरस किस्म का चीज़ है कि हुकूमत वक्त जो है वो पंजाब पुलिस को इस किस्म की चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रही है। यही वो हथकंडे और एक्टिविटीज़ हैं जिसके नतीजे में पुलिस, जो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन अदरवाइज़, अपनी इज़्ज़त, अपना वक़ार आवाम की नज़रों में खो देती है। दूसरी जो चीज़ अभी इनका असला वापस लेने वाली चीज़ है, जिसका कई दिन से चर्चा था कि कुछ ना कुछ इमरान खान रियाज के खिलाफ किया जाएगा। मैं समझता हूँ इसकी बुनियादी यहाँ पर मैसेज इमरान खान रियाज को ये दिया जा रहा है कि तुम अपने आप को महफूज ना समझो, अपने आप को सिक्योर ना समझो, तुम वुल्नरेबल हो, हम तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुम्हारे घर के करीब पुलिस किसी को मार सकती है, उसकी चीखें तुम्हारे कानों में पहुंच सकती हैं, अगर तुम्हारा असला गैर कानूनी तरीके से वापस लिया जा सकता है, तो हम बहुत ताकतवर हैं, तुम चुप कर जाओ, बोलो मत। और इमरान खान रियाज के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई करके बाकी सारा जो मीडिया है, जो व्लॉगर्स हैं, जो लोग ट्विटर पे एक्टिव हैं, जो टेलीविज़न एंकर पर्सनस हैं, खासी बड़ी तादाद है, कम से कम 8-10 ऐसे लोग हैं, उन सब को, कॉलमनिस्ट हैं, उन सब को ये पैगाम जो है वो दिया जा रहा है कि अपने आप को सेफ़ आप महसूस न करें, और हम कुछ भी कर गुजर सकते हैं, और आप जो है हमारी दी गई हुई हदें जो हैं उनको क्रॉस ना करें। मैं समझता हूँ ये एक हारी हुई जंग को जीतने की कोशिश की जा रही है। जब जहनों में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ जाए, जब लोग एक कन्विक्शन के ऊपर खड़े हो जाएं, उनका एक नज़रिया डिफ़ाइन हो जाए, तो इस किस्म के हथकंडों से कभी भी इतनी बड़ी तादाद में, अगर ये चंद लोग हों ना जो इस चीज़ में बिलीव करते हैं, ये चंद दर्जन लोग हों, चंद सैकड़ों में लोग हों, जब लाखों लोग, मैं समझता हूँ इसके पाकिस्तान में कम से कम भी 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ से 2 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये समझ आ चुकी है कि कैसे बैरूनी ताकतों का आलाकार बन के पाकिस्तान के अंदर के चंद इन्फ्लुएंशियल जो सियासतदान हैं और लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान की एक इलेक्टेड हुकूमत को घिराया है और पाकिस्तान को एक मगरबी दुनिया की डिज़ायर्ड डायरेक्शन के अंदर चलाया जा रहा है। तो जब करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग, मिडिल क्लास के लोग, जिसमें कॉलेज के ग्रेजुएट्स हों, जिसमें स्कूल और कॉलेज के ग्रेजुएट्स हों, यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हों, जिसमें वकला हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, बैंक ऑफिसर्स हों, उनको सब इस चीज़ की समझ आ जाए, तो फिर इस किस्म के टेरर टैक्टिक्स से जो इख्तियार किए जा रहे हैं, इसके कभी भी मौसर नताइज जो हैं वो नहीं निकल सकते। ये सब फील्ड स्ट्रैटेजीज़ हैं, और मेरी एक बड़ी ख्वाहिश है कि जो लोग ये कर रहे हैं उनको ये समझ आए कि ये सब जो है ये बिल्कुल एक हारी हुई जंग जो है उसको जीतने की कोशिशें हैं, और इंडिया की सब नाकाम हो जाएंगी। और इमरान खान रियाज जो है, और ये उसकी तरह और जो लोग हैं जो वाकई बिलीव करते हैं उस चीज़ के अंदर, जो वो कह रहे हैं, आप इस तरह से उन्हें पीछे नहीं हटा सकते। इस कंट्री को एक हेल्दी, कंप्लीट, मजबूत पॉलिटिकल प्रोसेस चाहिए। ये तो बात होगी इमरान खान रियाज के हवाले से। उसके अलावा वहाँ पे जनरल खालिद नईम ने बात की, खान नईम लोधी जो हैं, और उनकी बात जो है वो इनफैक्ट सेकंड करती है जो कुछ मैं कह रहा हूँ, वो जनरल साहब की बात जो है उसको सपोर्ट करती है। जनरल साहब ने कहा कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कि अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई है, दरार खड़ी हो गई है। और पाकिस्तान की तारीख़ में कभी, ये जनरल खालिद नईम का कहना था कि पाकिस्तान की सारी तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के जो की इंस्टीट्यूशंस हैं, आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान है, वो इतने अलग हो जाएं, इतने तन्हा हो जाएं, इतने अलग थलग नज़र आने लग जाएं,
जनरल पब्लिक से, उनको जनरल पब्लिक की सपोर्ट जो है, जो मीनिंगफुल सपोर्ट जिसको कहते हैं, पढ़े लिखे लोगों की, समझदार, उनको नहीं जो किराए के टैटू हैं, किराए के टैटू तो कहीं से भी मिल जाते हैं, अब तो बॉट्स मिल जाते हैं। तो बॉट्स और किराए के टैटू, ये बेज़मीर लोग जिनकी जो कभी इधर चले जाएं कभी उधर चले जाएं, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुज़श्ता 7-8-10 बरस में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़, उनके कैरेक्टर के ख़िलाफ़ हर किस्म का घटिया और मज़मूम हमला जो है करते रहे। हर चीज़ पे उन्होंने क्वेश्चन उठाया, जो एक लेवल से गिरे हुए उन्होंने हमले किए, ज़ुबान गलत इस्तेमाल की। अगर वो आज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को डिफेंड करते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो बेज़मीर लोग हैं, उनका तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है, उनकी तो कोई कन्विक्शन ही नहीं है, वो तो एक मर्सनरीज़ हैं, आज इधर कल उधर। तो यही चीज़ जो है जिसकी तरफ जनरल खालिद नईम ने इशारा किया, उन्होंने कहा कि कोई भी फ़ौज कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, उसके पास कितना ही अच्छा वेपन और असला क्यों ना हो, अगर उसको अपने अवाम की सपोर्ट, तायद हासिल नहीं है, पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल नहीं है, तो वो फ़ौज जो है वो किसी भी कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को ना तो दुश्मन से लड़ सकती है, ना अपने कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को इफ़ेक्टिवली डिफेंड कर सकती है। जनरल खालिद के बाद मुझे भी वहाँ पे बोलने का मौका मिला, लेकिन मैं उससे ज़्यादा अपना भी बताता हूँ। लेकिन अयाज़ अमीर साहब वहाँ बोले, और अयाज़ अमीर साहब ने बहुत ही तीखे अंदाज से इमरान खान साहब को जो है वो उन्होंने बहुत तनकीद की इमरान खान साहब की, उन्होंने सपोर्ट भी किया, लेकिन उन्होंने बड़े पेनफुल क्वेश्चंस जो हैं वो खान साहब के लिए उठाए। उन्होंने कहा खान साहब जो है हम हमारी तरह के बहुत से लोग आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते थे, हम तो समझते थे आप बड़े नडर हैं, दलेर हैं, अनकॉम्प्रोमाइजिंग हैं। आपने तो माजिद खान जो आपका कज़न था उसको आपने क्रिकेट के मैच से निकाल दिया या उसको नहीं खिलाया, टीम से बाहर कर दिया, आप तो फैसले मेरिट पे करते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। अयाज़ खान साहब का कहना था कि आपने किस तरह से एक एक्सटेंशन दे दी जो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी, उस एक्सटेंशन के देने से पाकिस्तान के अंदर शरीफ मसाइल पैदा हुए, इंस्टीट्यूशंस के लिए मसाइल पैदा हुए, पॉलिटिक्स के लिए मसाइल पैदा हुए, तो ये आपको नहीं करना चाहिए था। मुझे आपका इस पे जो है वो जवाब चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया, ख़ास करके जो मसला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में चला गया था। उल्टा फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कानून बना दिया कि प्राइम मिनिस्टर चाहे तो 3 साल की मज़ीद एक्सटेंशन दे सकता है, फुल टर्म दे सकता है, उसको एक कानूनी शक्ल दे दी गई। ये कहना था अयाज़ अमीर साहब का, जो पाकिस्तान के इंतहाई प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट हैं, दुनिया न्यूज़ के ऊपर अपना टेलीविज़न प्रोग्राम में भी वो कमेंटेटर हैं। और अयाज़ अमीर साहब की बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है जो आप जिससे वाकिफ़ ना हो। अयाज़ अमीर टू बिगिन विद वाज एन आर्मी ऑफिसर, जिन्होंने आर्मी से रिलीज़ ली, उसके बाद वो सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में आ गए। मेरा ख्याल है उन्होंने मुकाबले का इम्तिहान दिया, CSS के कॉम्पिटिशन किया, बहुत अच्छा लिखते भी हैं। फिर उन्होंने सिविल सर्विसेज छोड़ दी। जब उन्होंने सिविल सर्विसेज छोड़ी, आई थिंक फॉरेन सर्विस में थे, उसको उन्होंने छोड़ा और फिर उसके बाद वो इंग्लिश के कॉलमनिस्ट बन गए, जो डॉन में भी लिखते रहे, दी न्यूज़ में भी लिखते रहे, और बहुत ही खूबसूरत वो इंग्लिश लिखते हैं। उसके बाद वो टेलीविज़न में आ गए और उनकी एक पूरी हिस्ट्री है इंटेलेक्ट के हवाले से, दानश्वरी के हवाले से। तो ये मैंने उनका बयानिया आपको दे दिया। फिर शमशाद अहमद साहब, एक्स फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने बहुत ज़्यादा लंबी एक डिटेल स्पीच वहाँ पे की, जिसमें उनका कहना था कि ये अमेरिका जिस तरह की मुदाखलत और इंटरफेरेंस हुई है, ये अमेरिका हमेशा से करता ही रहा है। इट इज़ टाइम फॉर इमरान खान साहब कि इसके चीज़ में से बाहर निकलें और लार्जर जो अब इशूज़ हैं, जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इशूज़ हैं, और जब भी अमेरिका तो जब भी मुदाखलत करेगा, जब वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती जब तक अंदर से साजिशी जो है उसकी मदद ना करें। तो आपको अंदरूनी पॉलिटिक्स जो है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। मैं बोला था जनरल खालिद नईम साहब के बाद मुझे मौका मिला, 5 मिनट मैंने सिर्फ बोला घड़ी देख के, और मेरा इमरान खान साहब से शिकवा ये था, मैंने लोगों को याद करवाया पीछे इशारा करके कि आपके पीछे जो रजीम चेंज लिखा हुआ है, फॉल आउट ऑफ पाकिस्तान, ये टर्म जो है आम ज़ब्र अवाम मैंने की जब 3 और 4 मार्च की दरमियानी रात को मैंने इस हवाले से एक वीलॉग किया, जिसको कोई 1.25 लाख लोगों ने उस वक्त देखा, जिसका उन्वान ये था अमेरिका वांट्स टू रिमूव इमरान खान गवर्नमेंट, रजीम चेंज इन पाकिस्तान। उसके बाद से ये टर्म जो है ये लोगों के जहनों पे छा गई है, उनकी ज़बान के ऊपर ये टर्म आ गई है, जिसे आज सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनको याद नहीं है कि ये टर्म मकबूल किसने की थी। मैंने वहाँ पे इमरान खान साहब को, मेरे सामने बैठे हुए थे और जो हाज़रीन थे उनको मैंने ये कहा कि देखें, मुझे इमरान खान, जब 3 मार्च को मैंने ये किया तो उस वक्त इमरान खान साहब ने किसी रिजीम चेंज की बात नहीं की थी, किसी ने भी नहीं की थी। उस वक्त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अभी आया ही नहीं था। वो तो 8 मार्च को मेरा ख्याल है उसकी एप्लीकेशन सामने आई, और डोनाल्ड लू ने तो 7 मार्च को असद मजीद साहब जो पाकिस्तान के वाशिंगटन में एम्बेसडर थे, उनके साथ मुलाकात की, उनको ब्रीफ किया, या अपना एक उन्होंने मैसेज उनको कन्वे किया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की तरफ से, जो भी थ्रेट थी और जो साजिश का पैगाम था वो तो उन्होंने 7 मार्च को दिया। तो मैंने 3 और 4 की रात को, ज़ाहिर है मुझे कोई
ब्रीफिंग नहीं दी थी, ना इमरान खान साहब ने, ना यहाँ किसी शख्स ने। मैंने सिर्फ डॉट कनेक्टिंग करके एनालिसिस से जो पूरी चीज़ सिचुएशन डेवलप हो रही थी उसमें मैंने पूरा एक रोड मैप दिया था कि ये रजीम चेंज क्यों हो रहा है और ये रजीम चेंज के मकासद क्या हैं, इस रजीम चेंज होने के बाद क्या होगा, किस तरह से जो हुकूमत लाई जाएगी मिक्स सरकार, उसको किस तरह से सपोर्ट करने की जो है वो कोशिश की जाएगी। तो मैंने प्योरली एनालिसिस दिया और मैंने लोगों को और इमरान खान साहब को ये भी याद करवाया कि मैंने 10 जुलाई 2018 को अपने ट्विटर के ऊपर ये कहा था, अभी इलेक्शन को 15 दिन रहते थे 2018 के, कि जो कमिंग इलेक्शंस होते हैं इसकी लेजिटिमेसी को इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट मीडिया जो है वो डिनाई करेगा, क्योंकि उस वक्त ही मुझे मीडिया के तेवर से, जो इंग्लिश मीडिया था, जो अमेरिकन मीडिया था, जो हिंदुस्तानी मीडिया था, ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी तब्दीली आ रही है और एक ऐसी पॉपुलर पॉलिटिकल कवर मिल रहा है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को, वेस्टर्न इस्टेब्लिशमेंट को। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान एक डिवाइड रहे, वो तन तनहा रहे, बिकॉज अगर इस्टेब्लिशमेंट को एक पॉपुलर पॉलिटिकल कवर मिलता है तो फिर इस्टेब्लिशमेंट दुनिया से बहुत बेहतर अपने इंटरेस्ट में, मुल्क के मफादात में बेहतर नेगोशिएशन कर सकती है। तो मैंने इमरान खान साहब को कहा कि अफसोस की बात यह है कि मेरा जैसा नाचीज़ अगर एनालिस्ट जो है उसको ये चीज़ बहुत पहले नज़र आ रही थी, क्या वजह है कि आपको और आपकी पूरी तहरीक इंसाफ की पार्टी को ये चीज़ नज़र नहीं आ सकी। और मैं तो आपके सामने कई दफ़ा कह चुका हूँ, जो लोग मेरे वीलॉग को फॉलो करते हैं, मैं आपको याद करवा रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड लू का जो डिस्पैच है, असद मसीद का डोनाल्ड लू इंट्रैक्शन है, ये तो एक रिएक्टिव रिस्पॉन्स था स्टेट डिपार्टमेंट का ऑन दी रशिया विजिट इन यूक्रेन वॉर के तनाज़र में। असल चीज़ तो बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। तो मैंने इमरान खान साहब को याद करवाया कि 2019 में जब नवाज़ शरीफ साहब को बीमारी का बहाना करके बाहर भेजा जा रहा था, तो मैंने उस स्टेज पे आपको टेक्स्ट किया था और मैंने आपको कहा था कि दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, और ये तो जब नवाज़ शरीफ साहब लंदन जाएंगे तो वो एक बैनुल अक़वामी साजिश का सेंटर बन जाएंगे, वो उसका मैग्नेट बन जाएंगे। और आपने उस वक्त मुझे ये कहा था कि मुझे ये बताया गया है कि वो शदीद बीमार हैं, वो अलील हैं, कहीं उनको कुछ हो ना जाए, और ये बात बड़ी गैर मुनासिब होगी अगर इस स्टेज पे ह्यूमन कंसिडरेशन में हमने उनको बाहर नहीं जाने दिया। तो इमरान खान साहब मसलसल इस पर नदामत का भी था और वो हंसते भी रहे, और भी लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पर कहीं तालियां मारी, कहीं हुल्टबाजी हुई उस पूरी चीज़ पे। और सबसिक्वेंटली जब इमरान खान साहब बोले तो उन्होंने मेरा नाम भी लिया, जिक्र भी किया, लेकिन उन्होंने सब चीज़ों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। उसके ऊपर भी मैं आ जाता हूँ कि इमरान खान साहब ने बेसिकली कहा क्या। देखिए, इमरान खान साहब ने अपने मैसेज को रीअफर्म किया एक बैनुल अक़वामी साजिश के हवाले से कि कैसे जो साजिश है उसके बुनियादी मकासद क्या थे और कैसे आपने एक बाहर की ताकतों ने साजिश करके अंदरूनी टोले की मदद से एक इंटरनेशनल जो पाकिस्तान की जो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट थी और जो एक लेजिटिमेट इंटरेस्ट को लेकर चल रही थी उसे हटा दिया गया, और उसके जो नताइज निकले हैं, उसकी जो इम्प्लिकेशंस निकली हैं वो आपके सामने हैं। तो ये उन्होंने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया, और फिर उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी और पाकिस्तान की इकॉनमी के जो इस वक्त रिस्क हैं उसको उन्होंने एक्सपेंड किया। और फिर उन्होंने जो चीज़ कही जो मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये कहा कि जो मॉडल खड़ा किया गया है, जिसको डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है, और हम सब देख रहे हैं कि हर तरह से डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है, ये जो पॉलिटिकल मॉडल और ढांचा है ये बाय इट्स नेचर अनसस्टेनेबल है, ये चल नहीं सकता है। द सूनर पीपल रियलाइज दिस थिंग, उतना ही यहाँ पर बेहतर है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद करवा दूँ कि इमरान खान की स्पीच से पहले जब जनरल खालिद लोधी ने एक चीज़ कही, उन्होंने कहा कि हल इस सारे खिलवाड़ का हल सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए जाएँ और उस इलेक्शन के नतीजे में आवाम के मैंडेट से एक नया सियासी ढांचा जो है वो यहाँ पे खड़ा किया जाए। मैंने इमरान खान साहब को ये भी कहा सब लोगों के सामने कि देखें, मैं तो एनालिसिस से बात करता हूँ, मुझे तो किसी ने ना कोई कागज़ दिखाया होता है, ना मैं किसी की इन्फॉर्मेशन पर रिलाई करता हूँ, कोई कितना ही इंपॉर्टेंट अफसर क्यों ना हो, उसकी जो गॉसिप होती है, जो कहते हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पता चल गई, फलां से पता चली, मैं इन तमाम चीज़ों को परखता हूँ, उसके बैलेंस पे लाने की कोशिश करता हूँ कि क्या इसका कोई वज़न है, क्या ये चीज़ें 2+2 से 4 बनती हैं या नहीं बनती, की चीज़ें क्लिक कर रही हैं, जुड़ती हैं। जैसे बचपन में हम जिगसॉ पज़ल स्कूल में खेला करते थे, तो मैं जिगसॉ पज़ल को जोड़ता हूँ, और मैंने कहा कि मैं जिगसॉ पज़ल जोड़ के ही मुझे पता था 2+2 करके कि एक रजीम चेंज पाकिस्तान में होगी, और पाकिस्तान की जो एक इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर जो एक बड़ा पॉपुलर पॉलिटिकल कवर है उसको उतारा जाएगा, ताकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तन तनहा हो जाए। और अब मैं इसी एनालिसिस से मुझे पता है कि व्हेन आई लुक एट यू खान साहब, यू आर द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल बी अ प्राइम मिनिस्टर विद सीरियस चैलेंजेस,
اور آپ کے چیلنجز انٹرنل بھی ہیں ایکسٹرنل بھی ہیں. میں نے کہا کہ انٹرنلی آپ کو پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل کنسنسس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. مطلب میرا یہ تھا, میں نے کہا بھی شاید, کہ یہ صرف تحریک انصاف کی مدد سے آپ پاکستان کو اب گورن نہیں کر سکیں گے. انشاءاللہ جب آپ پرائم منسٹر بنیں گے, آپ کو باقی سیاسی جماعتوں کو, یعنی PMLN کو, PPP کو, جماعت اسلامی کو, MQM کو جینون پولیٹیکل پروسیس میں ساتھ لے کے چلنا ہوگا. بلوچستان کے انڈیپینڈنٹس کو, وہاں کی پارٹیز کو. دس از واٹ آئی مینٹ. اور میں اس میں سیریسلی بلیو کرتا ہوں کہ کوئی ایک جماعت جو ہے اس کے پاس اب پاکستان کے اکنامک چیلنجز کا, پاکستان کی پولیٹیکل مینجمنٹ کا, پاکستان کی گورننس کا, اس کی فیوچرسٹک مینجمنٹ کا, اور پاکستان کے ایکسٹرنل ریلیشن شپ کا کوئی حل جو ہے وہ نہیں ہے. اس کے لیے سپورٹ چاہیے ایٹ ملٹیپل لیول, کئی جماعتوں کی سپورٹ چاہیے. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیے, جس قسم کے اب آپ کو جو ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں, جیسے امریکہ ہے, ہندوستان ہے, یورپ ہے, برطانیہ ہے, ان سب کے ساتھ بھی آپ کو ایک, آپ کے پاس حل ہے. آپ اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں ایکسپلین کریں, ایکسپلین نہ کرنا چاہیں تو خود بیٹھ کے سوچیں کہ آپ کے پاس ایک لاہ عمل ہونا چاہیے, ورنہ آپ پرائم منسٹر بن بھی جائیں گے تو کامیاب نہیں ہو سکیں گے, بیکاز دیر آر سو مینی ہیوج ہیومنگس چیلنجز ان فرنٹ آف یو. تو یہ تو اس حال احوال ہے اس پورے سیمینار کا جو میں نے ابھی اٹینڈ کیا. اب میں ایک سیکنڈ ویلاگ کرتا ہوں جس میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں ود دی ہیلپ آف ڈاٹ کنیکٹنگ کہ لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے جو فیصلہ کیا ان کو فیصلہ کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی, اس فیصلے کی لیگل سینس کیا ہے, اور اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز جو ہیں پنجاب کی پالیٹکس کے لیے اور پاکستان کی پالیٹکس کے لیے کیا ہے. ویٹ فار مائی نیکسٹ ویلاگ. تھینک یو.